नमस्ते। दुरीना स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर मैं BL जांगीड़ 12th मैथ्स के साथ अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता एवं अवकलनीयता। इस चैप्टर में अपन ने जो कंटिन्यूटी वाला पार्ट है, यानी कि सततता वाला जो भाग है 6.1, वो पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि अवकलनीयता, जो कि आपको दिया है 6.2 में। 6.1 का थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, उदाहरण हो चुके और एक्सरसाइज कंप्लीट किए। अब देख रहे हैं अपन एक्सरसाइज 6.2। तो मैं लिख रहा हूँ अवकलनीयता, किसी फलन की अवकलनीयता। तो हेडिंग है आपकी किसी फलन की अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता का अर्थ क्या होता है? कोई एक फलन दिया जिसका नाम क्या है f(x). उस फलन के लिए आपको उस फलन के प्रांत के किसी बिंदु, जैसे x बराबर c दिया है, उस c पर आपको चेक करना है कि वो फलन अवकलनीय है या नहीं। तो अवकलनीय कब होता है, अवकलनीय कब नहीं होता, उसके लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले मैं अवकलनीयता के लिए लिख रहा हूं कि कोई एक फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु, जैसे कोई एक बिंदु दिया है x बराबर, जैसे मानकर चल रहा हो c, किसी बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय फलन कहलाता है। अवकलनीय फलन कहलाता है यदि, अवकलनीय कब होगा? यदि निम्न सीमा, और सीमा लिख रहा हूं मैं लिमिट। कहां पर चेक करना है आपको? c पर। तो आपको एक लिमिट ज्ञात करनी है, कहां पर? c पर। तो लिमिट x टेंड्स टू c, और कौन सी? f(x) माइनस f(c) अपॉन x माइनस c। ये जो मैं लिमिट लिख रहा हूं, ये क्या है? कोई एक फंक्शन है नया, उस पर लिमिट ज्ञात करनी है। किस बिंदु के लिए? c बिंदु पर। तो ये जो पूरी लिमिट का क्वेश्चन है, इस लिमिट का मान क्या आना चाहिए? अद्वितीय रूप से विद्यमान होना चाहिए। तो एक बार लिख रहा हूं कि यदि निम्न सीमा का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, ये अवकलनीयता की परिभाषा हो। अब समझेंगे अपन। रिपीट कर रहा हूं कि कोई एक फलन f(x) दिया, ये फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु, जैसे कोई एक बिंदु दिए x बराबर c, उस c पर अवकलनीयता चेक करनी है। तो x बराबर c पर ये फलन अवकलनीय फलन कहलाता है। कब कहलाता है? जब आपको ये लिमिट ज्ञात करनी है। अवकलनीय फलन कहलाता है कब? जब ये लिमिट ज्ञात करोगे, अगर इस लिमिट का मान क्या हो? अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। x बराबर c पर फलन f(x) अवकलनीय कब होगा? जब आप x बराबर c के लिए ये लिमिट ज्ञात कर रहे हो, अगर इस लिमिट का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान है, तो आप बोलोगे कि x बराबर c पर अवकलनीय है, और अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है, तो आप बोलोगे x बराबर c पर फलन f(x) अवकलनीय नहीं है। ठीक है। इसे आसान बनाने के लिए
फिर से बोल रहा हूं, अवकलनीय कब होगा? अवकलनीयता के लिए आपको क्या करना है? इस लिमिट का मान ज्ञात करना है। अद्वितीय रूप से विद्यमान तो अवकलनीय है, विद्यमान नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। ठीक है, इसे आसान बनाने के लिए मैं थोड़ा सा आगे और लिख रहा हूं। मानकर चल रहा हूं कि इस लिमिट का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान है। अद्वितीय का अर्थ क्या है? कि इस लिमिट का मान किसी भी प्रकार से ज्ञात करो, मान सेम आना चाहिए। किसी भी प्रकार का अर्थ है किसी भी पथ के अनुदेश c की ओर अग्रसर हो कौन x, हर पथ के अनुदेश लिमिट का मान अगर सेम प्राप्त होता है तो आप बोलते हो ये जो सिम्मा है इसका मान अद्वितीय, और सिम्मा का मान अद्वितीय है तो बोलोगे अवकलनीय। मैं मानकर चल रहा हूं इस सिम्मा का मान अद्वितीय प्राप्त हो रहा है, तब क्या होगा, कैसे लिखते हैं? तो एक लाइन लिख रहा हूं। अब यदि उपरोक्त सीमा का अर्थ है इसका मान, उपरोक्त सीमा का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान है। अगर उपरोक्त सीमा का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान है तब यह सिम्मा का मान या फिर यह सिम्मा ही फलन f(x) का x बराबर c पर अवकलज होगा। अवकलज का अर्थ होता है अवकलन। अवकलज का अर्थ होता है अवकलन। अर्थात क्वेश्चन क्या था? x बराबर c पर फलन f(x) को चेक करना है कि अवकलनीय है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे? x बराबर c पर आप सिम्मा का मान ज्ञात करोगे। कौन सी सिम्मा का मान? c पर चेक करना है तो लिमिट x टेंड्स टू c। फिर याद रखना है f(x) माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। अगर आपको a पर अवकलनीयता चेक करनी है तो लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a। x बराबर 2 पर अवकलनीयता चेक करनी है तो लिमिट फाइंड करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, f(x) माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। इस लिमिट का मान फाइंड करोगे। अगर इस लिमिट का मान क्या आ रहा है? अगर इस लिमिट का मान विद्यमान और प्लस अगर अद्वितीय है, इस लिमिट का मान क्या है? अद्वितीय, तब ये जो लिमिट होती है इस लिमिट को ही फलन f(x) का उसी बिंदु पर अवकलज कहते हैं। किस बिंदु की बात है? c पर। तो ये जो लिमिट है ये लिमिट होगी f(x) का x बराबर c पर अवकलज, और उसे किस से लिखते हैं? f डैश c से। डैश का अर्थ है डेरिवेटिव। डैश का अर्थ क्या है? डेरिवेटिव। यानी कि ये क्या है? फलन f(x) का x बराबर c पर क्या होगा? अवकलज होगा। तो आपने ये लिख दिया कि f डैश c क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस fc बटा x माइनस c। अगर अद्वितीय है तो ये जो लिमिट है यही क्या है? x बराबर c पर अवकलज है। तो अवकलज होगा तथा किससे लिखते हैं? f डैश c से लिखते हैं। f डैश c से लिखते हैं। ये कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, अब फिर से समझेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा। क्या बताया मैंने? हेडिंग आपकी अवकलनीयता। अवकलनीयता में पहला क्वेश्चन क्या होगा? किसी फलन f(x) के प्रांत के किसी बिंदु, जैसे कोई एक बिंदु x बराबर c, उस c बिंदु पर आपको अवकलनीयता चेक करनी है कि फलन उस बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं। तो अवकलनीयता की सबसे पहले परिभाषा, फलन f(x) प्रांत के किसी बिंदु c पर अवकलनीय कहलाता है। कब कहलाता है? जब निम्न सीमा, c पर चेक करना है तो c के लिए निम्न सीमा, a पर चेक करना है तो x टेंड्स टू a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a। अगर इस सीमा का मान क्या हो? अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। ये परिभाषा है अवकलनीयता की परिभाषा। अगर इस सीमा का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान है तो ये जो सीमा है, यदि इस सीमा का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान है तो फलन उस बिंदु पर क्या कहलाता है? अवकलनीय। तथा
ये जो सिम्मा है ये सिम्मा ही क्या होगी उस बिंदु पर अवकलज। तो नीचे लिखा है यदि अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अगर सीमा अद्वितीय रूप से विद्यमान है तो जो सिम्मा है वही क्या होगी f(x) का x बराबर c पर अवकलज होगा। और अवकलज को किससे लिखते हैं f'(x) से, c पर अवकलज है तो क्या लिखो f'(c) से लिखते हैं। अर्थात ये लिमिट लिखी है मैंने लिमिट लिखी है, अगर इसका मान क्या है अद्वितीय है तब ये जो लिमिट है वही क्या है अवकलज, और अवकलज को लिखते हैं f'(x) से, c पर अवकलज है तो f'(c). तो पहला आपका क्वेश्चन हो गया अवकलनीयता की परिभाषा, तो आपने अवकलनीयता की परिभाषा लिख दी। अद्वितीय रूप से विद्यमान तो अवकलनीय किससे लिखते हैं f'(c) से लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कोई एक फंक्शन होगा, क्वेश्चन आएगा कि ये फलन x बराबर 5 पर अवकलनीय है या नहीं। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अद्वितीय को कैसे चेक करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस लिमिट का मान अद्वितीय है या नहीं, इस लिमिट का मान अद्वितीय है या नहीं ये पता कैसे चलेगा। अर्थात कोई क्वेश्चन है कि फलन f(x) दिया है x बराबर 5 पर अवकलनीय है या नहीं, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं इस लिमिट के बारे में थोड़ा सा और बता रहा हूं आप देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है यहां पर एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। जैसे मैं फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन था जैसे y बराबर f(x), स्वतंत्र चर का मान कितना है केवल एक है, स्वतंत्र चर का मान कितना है केवल एक। कोई एक फंक्शन दिया है उसकी अवकलनीयता चेक करनी है, जैसे x बराबर 5 पर अवकलनीयता चेक करनी है कहां पर x बराबर 5 पर। तो आप क्या करोगे, जैसे यहां पर क्या लिखा है x बराबर 5 लिखा है, x बराबर 5 लिखा है, इस 5 पर आपको अवकलनीयता चेक करनी है। तो अवकलनीयता के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना है, इस लिमिट का मान ज्ञात करना है, वो अद्वितीय आना चाहिए। लिमिट का मान ज्ञात करना है अद्वितीय। लिमिट कहां पर है c पर, लिमिट कहां पर है c पर, यानी कि x टेंड्स टू c, जब x c की ओर अग्रसर हो तब इसका मान अद्वितीय। x के c की ओर अग्रसर होने का अर्थ क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में कहां पर लिमिट, कहां पर अवकलनीयता चेक करियो 5 पर, तो आप लिमिट लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 5, फिर यहां पर किसकी लिमिट f(x) माइनस f ऑफ 5 अपॉन x माइनस 5, इस पूरे फंक्शन की 5 पर लिमिट। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि x अग्रसर है किसकी ओर 5 की ओर, x 5 पर पहुंचने वाला है, 5 के बराबर नहीं है, x 5 की ओर अग्रसर है, जैसे यहां पर 5 है तो x 5 की ओर अग्रसर है, 5 की ओर गतिशील है, 5 के बराबर नहीं है लेकिन 5 की ओर गतिशील है। x का मान अगर 5 की ओर जा रहा है तो x का मान 5 की ओर या तो लेफ्ट साइड से जाएगा या फिर x का मान 5 की ओर राइट साइड से आएगा। x टेंड्स टू 5 का अर्थ क्या है, x 5 की ओर अग्रसर है, x 5 पर पहुंचने वाला है, पहुंचा नहीं है, यानी कि x 5 पर पहुंचने वाला है और x 5 की ओर पहुंचेगा तो या तो x लेफ्ट साइड से पहुंचेगा या फिर राइट साइड से पहुंचेगा, यानी कि x टेंड्स टू c के लिए केवल 2 रास्ते हैं, या तो लेफ्ट साइड से 5 की ओर जाएगा या फिर राइट साइड से 5 की ओर जाएगा। यदि लेफ्ट साइड से x 5 की ओर जा रहा है तो x का मान 5 से थोड़ा सा पीछे, x 5 की ओर अग्रसर पहुंचने वाला है यानी कि पहुंचा नहीं है, थोड़ा सा पीछे है, तो x का मान क्या हो सकता है 5 माइनस h हो सकता है। अगर x राइट साइड से 5 की ओर पहुंच रहा है तो x 5 से थोड़ा सा राइट साइड में है, तो x का मान क्या हो सकता है 5 प्लस h, जहां पर h क्या है न के बराबर संख्या, न के बराबर संख्या, नगण्य संख्या है कोई, यानी कि x टेंड्स टू 5 के लिए कितने केस होंगे, ये जो लिमिट है ये लिमिट फाइंड करने के लिए आपके पास कितने केस होंगे, 2 केस बनेंगे, या तो x लेफ्ट साइड से पहुंचता है, या तो x लेफ्ट साइड से पहुंचता है या फिर x राइट साइड से पहुंचता है। अगर x लेफ्ट साइड से 5 की ओर पहुंचता है तो उस केस में ये जो लिमिट होती है उसका नाम होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और अगर x राइट साइड से 5 की ओर पहुंचता है उस केस में इस लिमिट का नाम होगा राइट हैंड डेरिवेटिव।
इस सिम्मा का मान अद्वितीय यानी कि लेफ्ट साइड से पहुंचता है वो ज्ञात करोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट साइड से पहुंचता है उसका नाम होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आते हैं तो आप बोलोगे सिम्मा अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि पहले रास्ते के अनुदेश यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान, दूसरे रास्ते के अनुदेश यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव का मान किसी भी रास्ते से आता है, किसी भी वे से आता है, उस केस में हमेशा सिम्मा सेम और सेम यानी कि सिम्मा अद्वितीय, और अद्वितीय तो आप क्या बोलोगे अवकलनीय है। अर्थात इसको हल करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए, 12th क्लास में क्वेश्चन करने के लिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या कि ये जो लिमिट है, ये लिमिट फाइंड करने के केवल 2 ही रास्ते होते हैं। 12th क्लास में ये लिमिट फाइंड करने के केवल 2 ही रास्ते हैं। पहले रास्ते के अनुदेश सिम्मा और दूसरे रास्ते के अनुदेश सिम्मा, दोनों ही केस में अगर सिम्मा सेम तो आप बोलोगे सिम्मा अद्वितीय, और अद्वितीय तो अवकलनीय। पहला रास्ता क्या है? x के c की ओर पहुंचने के लिए, तो x c की ओर लेफ्ट साइड से पहुंच सकता है, और लेफ्ट साइड से पहुंच सकता है उस केस में जो सिम्मा होगी, उसका नाम क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट साइड से c की ओर पहुंचता है उस केस में जो सिम्मा होगी, इस सिम्मा का मान होगा, उसका नाम क्या होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव। ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको कहां पर पहुंचना है? आपको पहुंचना है x बराबर c पर। कहां पर पहुंचना है? c पर पहुंचना है। तो लेफ्ट साइड से अगर पहुंच रहे हो आप तो x किधर है? थोड़ा सा पीछे, यानी कि x का मान कितना होगा? c माइनस एच। तो इसके लिए x का मान क्या रखोगे आप? c माइनस एच। अगर आप राइट साइड से c तक पहुंच रहे हो, तो x थोड़ा सा राइट साइड में, और थोड़ा सा राइट साइड में, तो x का मान क्या होगा? c प्लस एच। यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए इस लिमिट में आप क्या करोगे? x बराबर c प्लस एच रख देते हो। x बराबर क्या रखते हो? c प्लस एच रख देते हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए c माइनस एच रखते हैं। अगर यहाँ पर c माइनस एच x के स्थान पर, लिमिट x के स्थान पर c माइनस एच, फिर आगे क्या है? टेंस टू c, तो आप क्या बोलोगे? c से c कैंसिल हो गया, क्या आएगा? माइनस एच टेंस टू 0। इसका अर्थ क्या है कि माइनस एच नगण्य, माइनस एच क्या है? नगण्य। जैसे माइनस .0000005 लगभग क्या है? नगण्य। तो इस माइनस को हटा दोगे तो ये संख्या भी क्या है? नगण्य। अगर यहाँ पर x के स्थान पर c माइनस एच रखोगे तो क्या आएगा? c माइनस एच टेंस टू c, c से c हटा दिया, माइनस एच टेंस टू 0, तो इसका अर्थ आप लिख सकते हो h टेंस टू 0। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की कंडीशन लगा रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर आप कंडीशन लगाते हो तो आप बोलोगे इसके स्थान पर आएगा लिमिट h टेंस टू 0। x के स्थान पर क्या करना? c माइनस एच, तो क्या आएगा? f ऑफ c माइनस एच माइनस फिर f ऑफ c अपॉन x के स्थान पर c माइनस एच, तो यहाँ पर लिख दिया c माइनस एच, फिर आगे क्या लिखा है? माइनस c, तो c से c कैंसिल होगा। फिर आपने पहले केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात किया, सिम्मा ज्ञात करने के 2 रास्ते। पहला रास्ता क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर दूसरा रास्ता क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए x के स्थान पर क्या रखना है? c प्लस एच रखो। अगर x के स्थान पर c प्लस एच, तो c प्लस एच c से c कैंसिल, h टेंस टू 0, तो क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0। ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर क्या आएगा? f ऑफ x के स्थान पर c प्लस एच, तो c प्लस एच, फिर माइनस f ऑफ c अपॉन नीचे क्या आएगा? x, यानी कि c प्लस एच माइनस c। ठीक है, अब देखो ऊपर जो अवकलनीयता के लिए जो सिम्मा ज्ञात करनी थी उसका मान क्या आना चाहिए? अद्वितीय। अद्वितीय चेक करने के लिए आप क्या करते हो कि x के c की ओर x को c की ओर अग्रसर करना है, और x को c की ओर अग्रसर करने के लिए क्लास 12 में यानी कि एक स्वतंत्र चर वाले फलनों में केवल 2 रास्ते हैं, केवल 2 रास्ते हैं। x बराबर c पर या तो लेफ्ट साइड से पहुंच सकते हैं या फिर राइट साइड से। लेफ्ट साइड से पहुंचते हैं उसका नाम होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट साइड से पहुंचते हैं उसका नाम क्या होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सिम्मा ज्ञात करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात किया,
क्या ज्ञात किया है? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है आपका, जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, उसका मान क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन c से c कैंसिल तो माइनस h। जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसका मान क्या आएगा आपके पास? लिमिट h टेंस टू 0 फिर f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन c से c कैंसिल, नाम क्या है? h। ये जो है इसका नाम आप लिखोगे, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है इसका नाम आप लिखोगे क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका नाम क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिख दिया। ये जो राइट साइड में आपने लिखा है, ये जो राइट साइड में आपने लिखा है इसका नाम आप क्या लिखोगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। ये जो राइट साइड में आपने लिखा है इसका नाम क्या लिखोगे आप? राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या है? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन प्लस h। ये क्या है आपका? राइट हैंड डेरिवेटिव। सार के रूप में जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है उसका नाम होता है बायां अवकलज, बायां अवकलज। और जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है उसका नाम होता है दायां अवकलज, दायां अवकलज। यानी कि सार के रूप में, सार के रूप में आप क्या लिख सकते हो? सार के रूप में लिख सकते हो कि अर्थात इस चैप्टर को यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। वो पहले तो मैंने समझाने के लिए बताया था, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। पूरे का सार लिख रहा हूँ, अर्थात फलन एफ एक्स, क्वेश्चन यहाँ से होगा, क्वेश्चन यहाँ से होगा। अर्थात फलन एफ एक्स प्रांत के किसी बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। कब? जब x बराबर c के लिए, x बराबर c के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या हो? राइट हैंड डेरिवेटिव। x बराबर c के लिए क्या हो? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c पर तो c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन प्लस h। ये आपका कंप्लीट अवकलनीयता के लिए लास्ट की एक लाइन, अवकलनीयता के लिए लास्ट की आपकी एक लाइन। अगर आपको ये वाली लाइन याद है तो आप किसी भी फलन की अवकलनीयता चेक कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, कोई एक फलन एफ एक्स है, बिंदु x बराबर c पर आपको चेक करना है कि फलन अवकलनीय है या नहीं। तो आपको दो काम करने, कौन से? उस बिंदु के लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है, उस बिंदु के लिए आपको राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। अगर दोनों का मान सेम सेम है तो आप बोलोगे अवकलनीय है, सेम सेम नहीं है अवकलनीय नहीं है। दोनों में से कोई भी एक विद्यमान नहीं है, अवकलनीय नहीं है। दोनों ही विद्यमान नहीं है तो भी आप बोलोगे अवकलनीय नहीं है। दोनों में से कम एक का मान अपरिमित, अपरिमित यानी कि प्लस अनंत या माइनस अनंत है तो भी अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय होगा कब? जब दोनों विद्यमान हो प्लस सेम सेम हो, दोनों विद्यमान हो प्लस क्या हो? सेम सेम हो। ठीक है, जहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0, थोड़ा सा पीछे तो f ऑफ c माइनस एच, पीछे यानी कि माइनस c माइनस एच माइनस एफ सी बटा माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी बटा h। ठीक है, तो अगर आपको केवल क्वेश्चन करने हैं तो केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव, इतना याद रखो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र, राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र कैसे आया उसके लिए लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं।
कैसे आया, लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ। हेडिंग थी अवकलनीयता, फलन एफ एक्स प्रांत के किसी बिंदु पर, अगर परिभाषा पूछे ये लिखनी है, फलन एफ एक्स प्रांत के किसी बिंदु सी पर अवकलनीय कहलाता है यदि निम्न सीमा का मान परिमित रूप से अद्वितीय रूप से विद्यमान, यदि सीमा का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान हो तथा परिमित, तथा लिख सकते हो आप, क्या हो, तथा परिमित, अपरिमित तो होता ही नहीं है, तथा क्या हो, परिमित। क्या लिखा है, अवकलनीय होता है यदि निम्न सीमा का मान परिमित रूप से तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान। अब सोचते हैं कि अद्वितीय, अद्वितीय क्या होता है? अद्वितीय का अर्थ होता है कि इसका मान ज्ञात करते हैं वो सेम सेम आना चाहिए। पहले रास्ते से इस सीमा का मान ज्ञात करते हैं 5 आ रहा है, दूसरे रास्ते से सीमा का मान ज्ञात करें उस केस में भी 5, हर रास्ते से मान क्या आना चाहिए, 5, सेम सेम सेम, तो कहलाता है क्या, परिमित, अद्वितीय। ठीक है, यदि ये अद्वितीय रूप से विद्यमान है तो यह क्या कहलाता है, अवकलज कहलाता है सी बिंदु पर, और अवकलज को लिखते हैं एफ डैश सी से। तो ये लिखा है मैंने, अवकलज होगा एफ डैश सी से लिखते हैं, ये लिख दिया एफ डैश सी, ये अवकलज है कब, जब अद्वितीय। अब अद्वितीय समझने के लिए 12th क्लास में डायरेक्ट सोचते हैं कि अद्वितीय का अर्थ है आपको सी तक पहुंचना है, तो सी तक पहुंचने, एक्स सी तक पहुंचेगा तो केवल 2 रास्ते, लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, केवल 2 ही रास्ते, प्रत्येक रास्ते के अनुदिश सेम सेम, तो अद्वितीय। 2 ही रास्ते हैं, तो पहले रास्ते के अनुदिश मान ज्ञात कर लो और दूसरे रास्ते के अनुदिश मान ज्ञात कर लो, दोनों रास्तों के अनुदिश अलग अलग मान ज्ञात करोगे 12th क्लास में, सेम सेम आ गया तो हो गया अद्वितीय। बीएससी में 2 स्वतंत्र चरों वाले फलनों की अवकलनीयता आएगी, वहां पर रास्तों की संख्या अनंत होगी। 2 स्वतंत्र चरों वाले, उस क्वेश्चन में 2 स्वतंत्र चर होंगे, पहला होगा x और दूसरा होगा y। किसी बिंदु x, y पर पहुंचने के 2 स्वतंत्र चरों वाले केस जो कि बीएससी में है, उसके अनंत रास्ते होते हैं, तो उस केस में केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से क्वेश्चन नहीं होगा, उस केस में अनंत रास्ते होते हैं। 12th क्लास में केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें केवल 2 ही रास्ते होते हैं सी तक पहुंचने के लिए, या तो लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से। तो मैं लेफ्ट साइड से पहुंच रहा हूं तो x के स्थान पर c माइनस एच, राइट साइड से तो c प्लस एच, मान पुट कर रहे हो, हल किया तो लेफ्ट साइड वाले का मान ये है, राइट साइड वाले का मान है ये है। अद्वितीय कब होगा, जब सेम, तो मैंने इन दोनों के लिए नाम लिख दिया, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव। लास्ट में वापस सार लिख दिया कि फलन एफ एक्स सी पर अवकलनीय होगा जब सी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला मान सेम सेम, यानी कि अद्वितीय है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से करोगे, यहाँ से, पहला काम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव, ये लेफ्ट का सूत्र, ये राइट का सूत्र, कंप्लीट, कंप्लीट। ठीक है, अवकलनीयता कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं एक नोट के रूप में परिभाषा, देसी परिभाषा, केवल याद रखनी है, पेपर में नहीं लिखनी। एक परिभाषा लिख रहा हूं, केवल याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कोई फलन एफ एक्स, कोई फलन एफ एक्स, कोई फलन एफ एक्स प्रांत के किसी बिंदु पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा यदि फलन का ग्राफ उस बिंदु पर ना टूटे तथा उस बिंदु पर तीक्ष्ण मोड़, तीक्ष्ण मोड़ का अर्थ है जैसे ये, उस बिंदु पर तीक्ष्ण मोड़ ना हो, केवल याद रखने। अगर आपको ग्राफ आता है तो इससे आप अवकलनीयता के लिए डायरेक्ट बोल सकते हो।
सततता के लिए मैंने केवल एक कंडीशन बताई थी, देशी में कोई फलन सतत कब होता है, जब ग्राफ टूटे ना। अवकलनीयता के लिए दो कंडीशन, सततता के लिए एक कंडीशन, किसी बिंदु पर ग्राफ ना टूटे तो सतत। अवकलनीयता के लिए दो कंडीशन, पहली तो सततता वाली है कि उस बिंदु पर ना टूटे, टूटना नहीं चाहिए, प्लस उस बिंदु पर तीक्ष्ण मोड़ भी नहीं होना चाहिए। अगर तीक्ष्ण मोड़ उस बिंदु पर है तो उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण अगर अपन देखें तो, जैसे उदाहरण अपन देखें तो उदाहरण एफ एक्स बराबर साइन एक्स कोस एक्स, ये क्या है, अवकलनीय। अवकलनीय क्यों है, क्योंकि साइन का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो साइन का ग्राफ ये होता है, साइन का ग्राफ ये वाला होता है। साइन के ग्राफ में कहीं पर भी तीक्ष्ण मोड़ नहीं है, ये वाला जो मोड़ है वो तीक्ष्ण मोड़ नहीं है, हर जगह ग्राफ नहीं टूटता, ग्राफ नहीं टूट रहा है, प्लस किसी भी बिंदु पर तीक्ष्ण मोड़ नहीं है, तो ये हर जगह क्या है, अवकलनीय। तो ये क्या है, अवकलनीय। अवकलनीय, ये ग्राफ क्या है, दोनों अवकलनीय। नेक्स्ट जैसे मैं लिख रहा हूं उदाहरण एफ एक्स बराबर मोड एक्स, एफ एक्स बराबर मोड एक्स। अगर इसका आप ग्राफ देखोगे तो मोड का ग्राफ मैंने आपको बताया था वी शेप, क्या होता है, वी शेप। वी कहाँ पर बनती है, जहाँ पर अंदर वाली राशि जीरो, अंदर वाली राशि जीरो कहाँ पर है, जीरो पर, तो इसका ग्राफ क्या है, वी शेप। x बराबर जीरो पर क्या बन रहा है, तीक्ष्ण मोड़ बन रहा है। x बराबर जीरो पर क्या बन रहा है, तीक्ष्ण मोड़, और तीक्ष्ण मोड़ बनता है, वहां पर अवकलनीय नहीं होता। तो आप क्या लिखोगे कि अतः ये जो ग्राफ है वो x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। साइन कोस तो अवकलनीय, तीक्ष्ण मोड़ नहीं है, ग्राफ टूटता नहीं है, लेकिन एफ एक्स बराबर मोड एक्स में तीक्ष्ण मोड़ है, कहां पर है, जीरो पर। तो ये फलन क्या है, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। एक उदाहरण और लिख रहा हूं, एक उदाहरण और लिख दिया कि जैसे एफ एक्स बराबर सेम लिख रहा हूं मोड एक्स माइनस वन, चेक करना है। मोड वाला क्वेश्चन है, ग्राफ वी शेप, वी कहाँ बनती है, जहां पर अंदर वाली राशि जीरो, अंदर वाली राशि जीरो कहाँ पर होगी, एक पर। तो इसका ग्राफ जैसे ये y एक्सिस है, यहाँ पर x बराबर क्या है, एक, अंदर वाली राशि जीरो कहाँ पर है, एक पर, तो v बनेगी एक पर। तो ये ग्राफ बन गया किसका, मोड ऑफ x माइनस वन का, मोड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ बन गया। ठीक है, तो इस ग्राफ में तीक्ष्ण मोड़ है, क्या बन रहा है, तीक्ष्ण मोड़ बन रहा है, और तीक्ष्ण मोड़ बन रहा है तो आप लिखोगे अतः x बराबर वन पर अवकलनीय, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। एक उदाहरण और लिख रहा हूं, जैसे एफ एक्स बराबर मोड ऑफ x प्लस टू लिख दिया। ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ भी क्या होगा, वी शेप। ग्राफ क्या होगा, वी शेप। वी कहाँ पर बनेगी, जहाँ पर अंदर वाली राशि जीरो, अंदर वाली राशि जीरो कहाँ पर, माइनस दो पर। तो यहाँ पर क्या है, x बराबर माइनस दो, तो वी कहाँ पर बनेगी, माइनस दो पर। यहाँ पर तीक्ष्ण मोड़ है तो आप क्या बोलोगे, अवकलनीय नहीं, कहाँ पर, माइनस दो पर। माइनस दो बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। तो ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको डायरेक्ट आप कर सकते हो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको आप डायरेक्ट कर सकते हो। और अन्य जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपन करने के लिए आपको दो काम करने हैं। पहला काम, उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसका सूत्र लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव सूत्र लिखेंगे। अगर मान सेम सेम आता है तो आप बोलोगे अवकलनीय है, और सेम सेम नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। तो इससे एक सार निकलता है, ये जो मैंने देसी में आपको बताया, इससे एक रिजल्ट निकलता है, वो अपन याद रखेंगे। तो उस रिजल्ट को मैं लिख रहा हूं नोट के रूप में, नोट के रूप में एक नंबर पॉइंट लिख रहा हूं। मैंने क्या लिखा था अभी कि अवकलनीय होगा,
अवकलनीय होगा कब? जब ग्राफ टूटे नहीं प्लस दूसरी कंडीशन तीक्ष्ण मोड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। अवकलनीय होने के लिए कितनी कंडीशन? एक और एक, दो कंडीशन। तो पहली कंडीशन देखो, टूटता नहीं है। अगर ग्राफ टूटता नहीं है यानी कि क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि फलन अवकलनीय है, अगर अवकलनीय है तो ग्राफ टूटता नहीं है, और टूटता नहीं है तो क्या होगा? निश्चित रूप से सतत। तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, निश्चित रूप से होता है, सतत होता है। अगर अवकलनीय है तो टूटता नहीं है, और ग्राफ टूटता नहीं है तो क्या होगा? सतत होगा। नेक्स्ट, परंतु यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ है। दूसरे पॉइंट में गड़बड़ है क्या? कि अगर कोई फलन सतत है तो जरूरी नहीं अवकलनीय हो। कैसे? देखो, परंतु प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। देखो, पहला, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन हमेशा सतत होता है। हाँ, होता है। अवकलनीय है तो टूटता नहीं है, और टूटता नहीं है वो क्या होता है? हमेशा सतत। तो पहले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट, परंतु प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो जरूरी नहीं है। प्रत्येक सतत अवकलनीय हो जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे मैं ग्राफ बना रहा हूं मोड एक्स का, ये सतत है। ये क्या है? सतत। क्योंकि सततता के लिए केवल एक कंडीशन थी, टूटना नहीं चाहिए। ये ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूटता, आगे लास्ट तक, पीछे भी लास्ट तक। ये ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूटता, तो ये क्या है? सतत है। ये क्या है? सतत तो है। परंतु अवकलनीय नहीं है। कहाँ पर नहीं है? x बराबर 0 पर। कहाँ पर नहीं है? x बराबर 0 पर। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर तीक्ष्ण मोड़ है। क्योंकि यहाँ पर क्या है? तीक्ष्ण मोड़ है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? कि सतत अवकलनीय हो जरूरी नहीं है। ये आपने उदाहरण लिख दिया, उदाहरण लिखा है आपने इस पॉइंट के लिए कि f(x) बराबर मोड x सर्वत्र सतत है, परंतु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं। इससे आप समझ जाओगे कि सतत है फिर भी क्या है? अवकलनीय नहीं है। तो अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा है अवकलनीयता की परिभाषा कब होता है? जब निम्न सीमा का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान। अगर अद्वितीय रूप से विद्यमान है तो ये जो सीमा है ये अवकलज कहलाती है। f' से लिखते हैं, अर्थात f' बराबर लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बटा x माइनस c हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने लिखा था कि x टेंड्स टू c के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं? सीमा अद्वितीय ज्ञात करने के लिए अलग अलग रास्तों के अनुदिश ज्ञात करना है, तो 2 रास्ते थे।
थोड़ा सा पीछे से जा रहे हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, थोड़ा सा आगे से जा रहे हो राइट हैंड डेरिवेटिव। तो केवल दो रास्ते थे, दोनों रास्तों के अनुदेश आपने सीमा ज्ञात कर ली, सेम सेम यानी कि अद्वितीय, यानी कि आपको दो ही काम करने हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों डेरिवेटिव सेम सेम है तो क्या होगा, अवकलनीय। इससे आप क्या करोगे, क्वेश्चन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से आप क्या करोगे, क्वेश्चन। अगर दोनों सेम सेम है तो क्या बोलोगे, अवकलनीय। तो अब मैं नोट में एक पॉइंट और लिख रहा हूं, नोट में एक पॉइंट और लिख रहा हूं जो कि आपने सततता में भी देखा था। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव व राइट हैंड डेरिवेटिव में कम से कम कोई एक अपरिमित का अर्थ होता है अनंत या फिर माइनस अनंत, अपरिमित हो। अगर किसी एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव में किसी एक का मान क्या आ जाए, अपरिमित, प्लस अनंत या फिर माइनस अनंत, या फिर दोनों का मान अनंत या माइनस अनंत आ जाए, तो आप बोलोगे बायां या दायां अवकलज विद्यमान नहीं है। तो आप बोलोगे कि तब fx अगर बायां या दायां अवकलज कोई भी विद्यमान नहीं है, या तो बायां विद्यमान नहीं है या दायां विद्यमान नहीं है, या फिर बाएं का मान कितना है, अपरिमित, या फिर दाएं का मान अपरिमित, या फिर दोनों का मान अपरिमित हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको डायरेक्ट बोलना है कि उस बिंदु पर फलन fx क्या है, अवकलनीय नहीं है। तो आप बोलोगे कि तब fx उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी बिंदु पर, सेम बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव में से सेम है, कम से कम कोई एक विद्यमान नहीं है, तब भी उस बिंदु पर fx अवकलनीय नहीं होता है। ये मैंने अभी बताया था, नहीं होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कम से कम एक अपरिमित अनंत या माइनस अनंत है तो भी अवकलनीय नहीं होगा, विद्यमान नहीं है तब भी अवकलनीय नहीं होगा। नंबर 3 पॉइंट, यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों विद्यमान है, जैसे इसका मान 5 इसका 7 सेम नहीं है, तब भी उस बिंदु पर fx अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट लिखे हैं। अगर किसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अपरिमित है तब भी अवकलनीय नहीं, विद्यमान नहीं तब भी अवकलनीय नहीं, विद्यमान तो है लेकिन सेम नहीं तब भी अवकलनीय नहीं होगा। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं कुछ अवकलनीय फलनों के उदाहरण जो कि हमेशा अवकलनीय होते हैं। अवकलनीय फलनों के उदाहरण, ठीक है। उदाहरण लिख रहा हूं कि बहुपदीय फलन, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि बहुपदीय फलन जो होते हैं वो हमेशा अवकलनीय होते हैं। और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो कि जैसे x² + 1 या फिर ax³ + bx² + cx + d, इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुपदीय फलन। ये हमेशा क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। नेक्स्ट लिख रहा हूँ चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन, और चरघातांकी फलन जो होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया fx बराबर
e की पावर x, एफ एक्स बराबर e की पावर x। ये भी अपने प्रांत में, ये भी अपने प्रांत में क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। क्या लिखोगे, अपने प्रांत में, अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। एफ एक्स बराबर e की पावर x का ग्राफ आप जानते हो, ये e की पावर x का प्रांत होता है r, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ग्राफ नहीं टूटा, प्लस तीक्ष्ण मोड़ नहीं है, तो ये क्या है, सर्वत्र अवकलनीय है। नेक्स्ट उदाहरण लिख रहा हूं, लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन यानी कि एफ एक्स बराबर log ऑफ एक्स, एफ एक्स बराबर log ऑफ एक्स, ये भी क्या होता है, अपने प्रांत में, अपने प्रांत में अवकलनीय। कैसे, लघु गणकीय फलन log का ग्राफ ये होता है, और log का ग्राफ क्या होता है, r प्लस, log का ग्राफ क्या होता है, r प्लस होता है। r प्लस का अर्थ क्या है, केवल राइट साइड में, जीरो शामिल नहीं है। इसका प्रांत log x जो है, इसका प्रांत क्या होता है, जीरो शामिल नहीं है, कहाँ तक, अनंत। और इससे आगे अगर आप देखोगे कहीं पर भी तीक्ष्ण मोड़ नहीं है, प्लस कहीं पर भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, तो आप बोलोगे लघु गणकीय फलन हमेशा क्या होते हैं, अपने प्रांत में, अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। एक दो उदाहरण और अगर आप लिखना चाहो तो उदाहरण लिख सकते हो कि अपने प्रांत में, अपने प्रांत में जो त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, वो क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। एफ एक्स बराबर जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, कहीं पर भी तीक्ष्ण मोड़ नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, सतत है। सेम कोस का है, सतत है, कोस का है, वो भी क्या है, अवकलनीय। टेन का, टेन का ग्राफ किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, टेन का ग्राफ इस प्रकार से होता है। ये वाला बिंदु जैसे π/2 है, ये वाला बिंदु है जैसे π/2, ये वाला कौन सा बिंदु है, 0, x बराबर 0, ये वाला कौन सा बिंदु है, π/2। तो टेन अपने प्रांत में, टेन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, अवकलनीय। ये जो π/2 है, ये वाला बिंदु टेन के प्रांत में नहीं होता, प्रांत में बिंदु ही नहीं है, तो आप उस पर क्यों चेक करो। मैंने बोला है कि त्रिकोणमितीय जो फलन है वो अपने प्रांत में क्या होते हैं, अवकलनीय। ये बिंदु प्रांत में नहीं है तो इस पर चेक नहीं करना। अगर इस बिंदु को आप छोड़ रहे हो तो बाकी बिंदु पर आप देखोगे तो ग्राफ कहीं पर भी नहीं टूट रहा, प्लस तीक्ष्ण मोड़ नहीं है, तो क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब छोटी सी दो हेडिंग और है लास्ट की, कि बाईं ओर से अवकलनीयता। जैसे आपने सततता के लिखा, सततता के लिए लिखा था बाईं ओर से सततता, किसी बिंदु पर बाईं ओर से सततता कब, फलन बाईं ओर से सतत कब होगा, जब बाईं सीमा बराबर फलन का मान, और दाईं ओर से सतत कब, जब दाईं सीमा और फलन का मान सेम। अब बाईं ओर से अवकलनीय कब होगा, तो नेक्स्ट लिख रहा हूं, बाईं ओर से अवकलनीय, लिख रहा हूं, सेम है फलन एफ एक्स, एक्स बराबर सी पर बाईं ओर से अवकलनीय होगा यदि x बराबर सी पर बायां अवकलज, बायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो। बस कंप्लीट है। क्या करना है आपको, बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h।
अगर किसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव परिमित रूप से विद्यमान है तो आप बोलोगे कि उस बिंदु पर फलन f(x) बाईं ओर से अवकलनीय है। परिमित का अर्थ है कि अनंत या माइनस अनंत नहीं आना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव परिमित रूप से विद्यमान है तो उस बिंदु पर बायां अवकलज विद्यमान होगा, यानी कि बाईं ओर से क्या होगा, फलन है अवकलनीय। नेक्स्ट आएगा आपका दाईं ओर से अवकलनीयता। नेक्स्ट आप लिखोगे अपने आप दाईं ओर से अवकलनीयता। क्या लिखोगे, फलन f(x) c पर राइट दाईं ओर से अवकलनीय कहलाता है यदि c पर राइट हैंड डेरिवेटिव दायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो। राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc बट्टा प्लस h। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव परिमित रूप से विद्यमान तो दाईं ओर से अवकलनीय। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव परिमित रूप से विद्यमान तो फलन उस बिंदु पर बाईं ओर से अवकलनीय। दोनों परिमित रूप से विद्यमान प्लस सेम सेम तो उस बिंदु पर अवकलनीय है। अगर किसी बिंदु पर केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव परिमित रूप से विद्यमान तो बाईं ओर से अवकलनीय। राइट हैंड डेरिवेटिव परिमित रूप से विद्यमान तो दाईं ओर से अवकलनीय। दोनों परिमित रूप से विद्यमान प्लस सेम सेम तो उस बिंदु पर अवकलनीय है। तो अवकलनीयता के लिए आपको क्या करना है, बायां अवकलज दायां अवकलज दोनों सेम सेम अवकलनीय। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, जैसे आपने सततता में लिखा था विवर्त अंतराल में सततता, उसी प्रकार यहाँ पर विवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल का अर्थ होता है ओपन इंटरवल। ओपन यानी कि खुला अंतराल। विवर्त अंतराल a, b में अवकलनीयता। विवर्त अंतराल a, b में अवकलनीयता केवल एक लाइन है। फलन f(x) विवर्त अंतराल a, b में अवकलनीय होगा यदि a, b के प्रत्येक बिंदु पर f(x) अवकलनीय हो। पीछे तो आपने देखा था किसी बिंदु पर अवकलनीयता, तो बायां अवकलज दायां अवकलज सेम सेम विद्यमान, सेम सेम अवकलनीय बिंदु पर। अब खुले अंतराल में अवकलनीयता, एक अंतराल दिया है, पूरे अंतराल में अवकलनीय चेक करना है। खुला अंतराल है, इसमें अवकलनीय कब होगा, जब इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। ये परिभाषा लिखी। नेक्स्ट आएगा संवर्त अंतराल। नेक्स्ट है संवर्त अंतराल। संवर्त का अर्थ है क्लोज यानी कि बंद। संवर्त अंतराल लिख रहा हूं a, b में f(x) की अवकलनीयता। संवर्त अंतराल में अवकलनीयता का अर्थ क्या है? संवर्त अंतराल में सततता। संवर्त अंतराल को आप क्या करोगे, 3 भागों में तोड़ोगे। संवर्त अंतराल यानी कि a भी शामिल, b भी शामिल और बीच वाले बिंदु भी शामिल। तो 3 भागों में कैसे तोड़ोगे, तो a बिंदु को अलग कर दिया, b बिंदु को अलग कर दिया, बीच वाले जो बिंदु है उनको लिख दिया ओपन इंटरवल a, b। तो संवर्त अंतराल के लिए पहला तो आप लिखोगे कि ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। फिर इस a पर चेक करना है, राइट साइड में चेक करना है, इधर लेफ्ट साइड में। तो a पर आप क्या करोगे, दायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए, वहां पर देखा था दाईं सीमा। और b पर आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड से अवकलज विद्यमान होना चाहिए। आपका क्वेश्चन कहां से कहां तक है, a से लेकर b तक। a भी शामिल है, b भी शामिल है, बीच वाले बिंदु शामिल है, इनमें चेक करना है अवकलनीय है क्या। लेफ्ट साइड में आपको कोई मतलब नहीं है, इधर राइट साइड में आपको कोई मतलब नहीं है। तो a पर आपको वो जो सीमा ज्ञात करनी है, a पर आपको राइट साइड से चेक करना है, केवल लेफ्ट साइड से सीमा विद्यमान हो या ना हो कोई मतलब नहीं है।
यहाँ पर राइट साइड से सीमा विद्यमान हो या नहीं कोई मतलब नहीं। तो ए पर आप क्या करोगे, राइट साइड से सीमा, और ए की जो राइट साइड वाली सीमा होती है उसका नाम होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। बी पर लेफ्ट साइड वाली सीमा, उसका नाम क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बीच वाले बिंदु यानी कि ओपन में क्या होना चाहिए, अवकलनीय। तो क्या लिखोगे कि संवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल a, b में f(x) अवकलनीय होगा यदि यह एक नंबर ओपन इंटरवल a, b में अवकलनीय है। 2 नंबर ए पर दायां अवकलज विद्यमान है, ए पर दायां अवकलज विद्यमान है। 3 नंबर बी पर बायां अवकलज विद्यमान है। ठीक है, तो संवर्त अंतराल में आपने अवकलनीयता चेक की है, तो आपका जो डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता वाला पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। आपने क्या देखा, अवकलनीयता की परिभाषा, उसमें क्या लिखा, f(x माइनस fc अपॉन x माइनस c लिमिट x टेंड्स टू c, ये क्या होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए। अद्वितीय है तो ये अवकलज किससे, f' से। इसके कितने प्रकार, 2 प्रकार, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर सेम तो यूनिक, तो क्या कहलाता है, अवकलनीय। दोनों ज्ञात करते हो, सेम तो अवकलनीय। ठीक है, अंतराल में तो प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय, संवर्त अंतराल में तो बीच वाले प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय, लेफ्ट साइड वाले बिंदु पर दायां अवकलज, राइट साइड वाले बिंदु पर बायां अवकलज विद्यमान होना चाहिए। और देसी में जुगाड़ बताया था अवकलनीयता के लिए 2 बातें, ग्राफ टूटे नहीं, प्लस दूसरी कंडीशन क्या है, तीक्ष्ण मोड नहीं होना चाहिए। उदाहरण, तीक्ष्ण मोड कौन से क्वेश्चन में होता है, मोड वाले क्वेश्चन में। और मोड वाले क्वेश्चन में जहाँ पर तीक्ष्ण मोड है वहाँ पर क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो 6.2 का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपन ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 6.2 के उदाहरण पढ़ेंगे। जो भी डाउट हो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।